शुभ सायं। उपपद विभक्ति हम सीख रहे हैं। उपपद विभक्ति में हमने उपपद किसे कहते हैं, द्वितीय उपपद, तृतीया और चतुर्थी, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं पंचमी उपपद विभक्ति। कौन से उपपद है जिनके साथ पंचमी विभक्ति की जाती है, वो हम आज पढ़ रहे हैं। पहला है विना और रुते। ये हमने पहले ही मैंने आपको बताया था कि विना और रुते जो है वो द्वितीय, तृतीय और पंचमी ऐसे तीनों विभक्ति में आते हैं। मतलब इस उपपद के साथ, इन दोनों उपपद के साथ द्वितीया की तो भी चलेगा, तृतीया की तो भी चलता है और पंचमी विभक्ति की तो भी चलती है। उदाहरण में हम देखेंगे, अर्थ वही है। बिना पंचमी विभक्ति होगी, जिसके भी बिना बोलना है। धनात् विना अथवा रुते सुखम नास्ति। धन के बिना सुख नहीं है। अथवा धनम विना सुखम नास्ति। धन के बिना सुख नहीं है। धनेन बिना सुखम नास्ति। धन के बिना सुख नहीं है, मीनिंग वही होगा। लेकिन धन शब्द की हम द्वितीया भी कर सकते हैं, तृतीया भी कर सकते हैं और पंचमी विभक्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना यह उपपद द्वितीय उपपद में, तृतीय उपपद में, पंचमी में भी आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और उदाहरण हम उसके देखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। ठीक है, दूसरा उपपद है बहिहि। बहिहि मतलब होता है बाहर। अब जिसके भी बाहर बोलना है उस शब्द की पंचमी विभक्ति होगी। जैसे नगरात बहिहि वनम अस्ति। नगर के बाहर क्या है? वन है, जंगल है। घर के बाहर खेलो। गृहात बहिहि क्रीड। एखादा मूल असेल ते घरामध्ये खेळत असेल, त्याला म्हणायचं आहे की बाहेर खेळ, तर गृहात बहिहि क्रीड, घर के बाहर खेलो, ऐसे। ठीक है, गांव के बाहर उद्यान है। ग्रामात बहिहि उद्यानम अस्ति। गांव के बाहर उद्यान है। कक्षा के बाहर छात्र है। कक्षायाः बहिहि छात्रः अस्ति। कक्षा के बाहर छात्र है, तो पंचमी विभक्ति एक वचन में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बोल सकते हैं। सिर्फ पंचमी एक वचन ही होगा ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। सर। तीसरा उपपद है पूर्वम। पूर्वम मतलब पहले। अब पहले मतलब कैसे है? जैसे मान लो क्लास में स्टूडेंट्स लाइन में बैठते हैं ना, तो पहला और दूसरे बेंच पे जो बैठा है उसकी तुलना में पहला जो बैठा है फर्स्ट बेंच पे, उसे कहते हैं पहले, पूर्वम। पूर्वम मतलब पहले। मत पूर्वम राधा तिष्ठति। मेरे पहले राधा बैठी है। इसके पहले बोलना है हमें, उस शब्द की पंचमी विभक्ति करनी है। वर्ष से पहले भी, जैसे एक लाइन में स्टूडेंट्स जाते हैं, उसमें पहले कौन गया, ऐसे। किसके पहले, तो जिसके पहले बोलना है उसकी पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण के लिए राम और लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण से पहले राम गया या जा रहा है, ऐसे बोलना है। कैसे बोलेंगे? तो किसकी पंचमी विभक्ति होगी, बोलो। लक्ष्मण से पहले राम जा रहा है या राम गया। हम्म। सर मैं संगू। लक्ष्मण पूर्व लक्ष्मणाय राम पूर्व तिष्ठति। राम गच्छति। कौन से शब्द की लक्ष्मणाय पंचमी पूर्व विभक्ति होगी? लक्ष्मण। लक्ष्मण, तो क्या होगी? लक्ष्मणाय। लक्ष्मणाय कैसे होगी? लक्ष्मण हाँ, लक्ष्मणात्। लक्ष्मणात्। सॉरी, लक्ष्मणात्। हाँ, लक्ष्मणात् पूर्वम रामः अगच्छत् अथवा गच्छति। लक्ष्मण से पहले राम गया, अगच्छत्, ऐसे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चौथा है अनंतरम। अनंतरम मतलब होता है बाद में, और जिसकी भी बाद में बोलना है उसकी पंचमी विभक्ति होगी। अहम पठनात् अनंतरम क्रीडामि। मैं पढ़ने के बाद खेलता हूँ। अहम क्रीडनात् अनंतरम पठामि। मैं खेलने के बाद पढ़ता हूँ। अहम भोजनात् अनंतरम स्वपामि।
मैं भोजन के बाद सोता हूँ, अथवा भोजन के बाद तुरंत नहीं सोते हम, घूमते हैं, तो कैसे बोलेंगे? अहम भोजनात् अनंतरम भ्रमामि। मैं भोजन के बाद घूमता हूँ, ऐसे। समझ में आ रहा है? वाक्य बताएगा कोई उदाहरण? सर, हम्म। तर तुम्ही जरा परत सांगाल का? जिसके भी बाद बोलना है अहम उसके पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अहम पठनात् अनंतरम क्रीडामि, मैं पढ़ने के बाद खेलता हूँ। हेलो और के बाद अर्थ में अनंतरम अव्यय है, उपपद है। सर, हम्म। अहम 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 स्नानात् अनन्तरम अहम स्नानात् अनंतरम भोजनम करोमि, मैं स्नान के बाद ही भोजन करता हूँ, ऐसे। अहम भगवत पूजनात् अनंतरम एव गृहात् बहिः गच्छामि। बहुत बड़ा वाक्य हुआ, लेकिन मीनिंग आपको समझ में आता होगा। अहम भगवत पूजनात् अनंतरम, मैं भगवत पूजन करने के बाद ही गृहात् बहिः, घर के बाहर, गच्छामि, जाता हूँ, ऐसे। और कोई उदाहरण बता रहा है? बोलो। अहम गृहकार्यात् अनन्तरं पाठशालां गच्छामि। सम्यक। अहम गृह कार्यात बरोबर आहे का? अनंतरम, वहां पर आप बहुवचन में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है। अहम गृह कार्येभ्य अनंतरम पाठशालां गच्छामि, मैं घर के काम के बाद स्कूल जाती हूँ, विद्यालय जाती हूँ, ऐसे। समझ में आया? उसका बाद अव्यय है, उपपद है हाँ परह। सर। परह मतलब होता है पश्चात, इसका भी अर्थ बाद में ही होता है। ठीक है। उसके बाद सोमवारात परह मंगलवासरः अस्ति, सोमवार के पश्चात मंगलवार है, मतलब सोमवार के बाद क्या है? मंगलवार है। मंगलवासरः परः बुधवासरः भवति अथवा अस्ति, मंगलवार के पश्चात बुधवार है। तत्पश्चात, उसके बाद बोलते हैं हम, तत्पश्चात। जैसे अहम कार्यक्रमं गतवान्, तत्पश्चात् अहम मम परिवारजनैः मिलामि, मैं कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम पश्चात, कार्यक्रमात् परः, ऐसे। ठीक है। पश्चात भी संस्कृति शब्द है, पश्चात का भी प्रयोग किया जाता है, पर का भी प्रयोग किया जाता है, परः, कार्यक्रमात् परः। समझ में आ रहा है? मैं कार्यक्रम के हो सर। बाद मित्र से मिला, कार्यक्रमात् परः अहम मित्रैः सह मिलामि। ठीक है। प्रमद, प्रमद, अभी ये जो रेड में दिया है मैंने, ये दोनों क्या है? प्रमद और भी, ये दोनों क्रियापद है। ठीक है। तो प्रमद का अर्थ होता है आलस करना, इसी से प्रमाद शब्द बनता है। क्या शब्द बनता है? प्रमाद। प्रमाद शब्द का अर्थ दो होते हैं, एक होती है गलती करना, और दूसरा होता है आलस करना। क्या शब्द बनता है? प्रमाद। कहीं पर लिख के रखो आप, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, मैं लिख देता हूँ। लेकिन प्रमाद शब्द अलग है, और प्रमादयति क्रियापद है। हाँ, प्रमद क्रियापद से, धातु से प्रमाद शब्द बनता है। ठीक है। प्रमाद मीनिंग क्या है? गलती और आलस, दोनों अर्थ है उसके। प्रमाद पुल्लिंगी शब्द बनता है, प्रमाद होता है। ठीक है, चलो। प्रमादयति, और जिससे आलस कर रहा है उसकी होगी पंचमी विभक्ति। सह स्वाध्यायात प्रमादयति, वो स्वाध्याय करने से, मतलब गृह कार्य करने से, होमवर्क करने से आलस करता है। भवन्तः अपि स्वाध्यायात प्रमादयन्ति, सम्यक् अस्ति वा वाक्यम्?
आम सम्यक् अस्ति। कः वदति वा का वदति सम्यक् अस्ति? केवलं सम्यक् नास्ति, बहु सम्यक् अस्ति। भवन्तः सर्वे स्वाध्यायं न कुर्वन्ति। किं कारणेन न कुर्वन्ति अहं न जानामि। पश्यन्तु, कोई अभ्यास करने से आलस करता है तो सह अभ्यासात प्रमादयति, वो अभ्यास करने से आलस करता है। अहम अभ्यासात प्रमादयामी, मैं अभ्यास करने से आलस करता हूँ, अभ्यास करने में। ऐसे ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई यदि प्लेयर आहे, कोणी यदि खेळाडू असेल सर तर त्याला प्रॅक्टिस करण्यामध्ये आळस येतो, प्रॅक्टिस मध्ये आळस करतो, तर प्रॅक्टिसला सराव शब्द आहे, तर सह सरावात प्रमादयति, वह सराव करने में क्या करता है, आलस करता है। बोलो क्या डाउट है कुछ? सर प्रमद हे क्रियापद आहे ना? हा, प्रमद हे क्रियापद आहे, प्रमादयति असा चालतो, दशमगणामध्ये धातू आहे। कथयति प्रमाणे आपण धातुरूपाने शिकलो आहोत, कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयथः, कथयथ, कथयामि, कथयाव, कथयावः, कथयामः। त्याप्रमाणे प्रमादयति, प्रमादयतः, प्रमादयन्ति प्रथम पुरुष, प्रमादयसि, प्रमादयथः, प्रमादयथ मध्यम पुरुष, प्रमादयामि, प्रमादयावः, प्रमादयामः उत्तम पुरुष, असा चालतो। ठीक है, ठीक आहे सर. समझते हैं? हो सर. और अंत में है भी धातु, उसका अर्थ होता है बीप। ठीक है, बिभे ऐसा चलता है, बीब होता है, एती उसे प्रत्यय लगता है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में बिभे ही करके दिया है, लेकिन बीब होता है, हाँ, भ अलग होता है। डरना, जिससे भी डरता है उसकी होती है पंचमी विभक्ति। जैसे बालक सर्पात बिभेति, बालक सांप से डरता है। किससे डरता है? सांप से डरता है। कुछ छात्र है वो अध्यापक से डरते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा है, छात्राः अध्यापकात् बिभन्ति। छात्र अध्यापक से डरते हैं। किससे डरते हैं? अध्यापक से डरते हैं, अध्यापकात् अध्यापक. बिभन्ति। कोई स्कूल जाने से ही डरता है तो छात्र विद्यालयात् बिभेति, छात्र विद्यालय से डरता है। ऐसे काही काही मुलं असतात ते अंधाराला घाबरतात, तर बालक अंधकारात बिभेति, समजताय? बालक अंधाराला घाबरतो किंवा अंधारापासून घाबरतो, असं. ठीक आहे, समजले तर पंचमी विभक्तीमध्ये कोणते कोणते उपपद येतात, कशा पद्धतीने अर्थ हो होतो, सर. याला पाठ करण्याची हो सर. आवश्यकता नाहीये। तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या मनाने एक जरी वाक्य या उपपदावरती बनवलं तरी सुद्धा तुमच्या ह्या उपपद लक्षात राहणार आहे, कारण की तुम्ही सगळे जे आहात ते स्वतःच्या मनाने शिकायला आलेले आहात, तुम्हाला कोणीही फोर्स केलेला नाही शिकायला, काहीही नाही। आणि ज्या वेळेस आपण स्वतःच्या मनाने शिकतो त्यावेळेस आपण थोडी जरी तयारी केली, थोडा जरी त्याच्यामध्ये उत्साह दाखवला तरी सुद्धा ते आपल्याला लवकर अवगत होतं। ठीक आहे, समजलेत? हो हो सर. सर. षष्ठी उपपद आणि सप्तमी Yes, sir. उपपद। ठीक आहे, षष्ठी उपपदचे आपण काही उपपद घेऊयात, कारण की सप्तमी मध्ये खूप कमी उपपद आहेत। षष्ठी मधले आपण 2-3 उपपद घेऊयात आणि मग उद्या आपली षष्ठी राहिलेली अर्धी आणि सप्तमी असं पूर्ण होऊन जाईल। ठीक आहे, षष्ठी उपपद विभक्तीमध्ये पहिलं उपपद येतं अधः, त्याचा अर्थ काय आहे? खाली, मराठीमध्ये खाली, हिंदी में नीचे, और जिसके भी नीचे बोलना है उसकी होती है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, जिसके भी नीचे बोलना है उसकी होती है षष्ठी विभक्ति। उदाहरण में समझ में आएगा, वृक्षस्य अधः मयूरः नृत्यति, वृक्ष के नीचे मयूर नृत्य करता है, या वृक्ष के नीचे हम आदमी बैठा है तो वृक्षस्य अधः मानवः तिष्ठति। ठीक है, वृक्ष के नीचे, ऐसे।
ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे हम बुक के नीचे बुक रख देते हैं, एक के ऊपर एक। तो मान लो गणित के पुस्तक के नीचे संस्कृत का पुस्तक है, तो कैसे बोलेंगे? गणित पुस्तकस्य अधः संस्कृत पुस्तकम अस्ति। समझ में आ रहा है? गणित पुस्तकस्य अधः संस्कृत पुस्तकम अस्ति। गणित पुस्तक के नीचे संस्कृत का पुस्तक है, ऐसे। ठीक है। दूसरा है पुरतः। पुरतः मतलब होता है सामने, और जिसके भी सामने बोलना है उसकी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे देवालयस्य पुरतः कूपः अस्ति। पुराने जमाने में हर मंदिर के सामने कुआं हुआ करता था। जो पुराने पुराने मंदिर है वो आप देखेंगे तो उसके सामने कुआं हुआ करता था। मराठीमध्ये विहीर, आपल्या अजून मराठी भाषेमध्ये आपण आड असं म्हणतो. तुमच्या गावामध्ये खेड्यामध्ये असेल, आमच्या गावामध्ये आहे आड. ठीक आहे. तो शक्यतो मंदिराच्या पुढे किंवा मंदिराच्या आवारामध्येच आड असायचा. कुठेही कोणत्या जुन्या गावामध्ये जाऊन पहा, काही गावामधील आड बुजले असतील, विहिरी बुजल्या असतील, पण ते मंदिराच्या आवारामध्ये असतं. तर देवालयस्य पुरतः कूपः अस्ति। देवालय के सामने कुआं है। विद्यालय के सामने उद्यान है। वाक्य कैसे बनेगा? विद्यालयस्य विद्यालयस्य पुरतः विद्या उद्यानमस्ति। उद्यानम, हाँ उद्यानम अस्ति। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने उद्यान है। जैसे संस्कृति के सामने वैशाली बैठी है, तो संस्कृतेः पुरतः वैशाली तिष्ठति। ऐसे संस्कृतेः क्यों हुआ? क्योंकि संस्कृति यह कैसा शब्द है? इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन अलग होता है। श्लोक के सामने रुद्रांश बैठा है। श्लोकस्य पुरतः रुद्रांशः तिष्ठति। ठीक है, श्लोक के सामने रुद्रांश बैठा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अग्रे। हो सर. हाँ सर। आगे का हाँ सर। उपपद है अग्रे। अग्रे का अर्थ भी सामने ऐसे ही होता है। अग्रे किसी का सरनेम भी होता है। ठीक है, सामने, और जिसके सामने बोलना है उसकी षष्ठी विभक्ति। सीतायाः अग्रे लता तिष्ठति। सीता के सामने लता बैठी है, ऐसे। अंबिकायाः अग्रे स्वाति तिष्ठति। अंबिका के सामने स्वाति बैठी है, ऐसे। हम एड्रेस बताते हैं ना, इसके सामने ये है, उसके सामने वो है, तो उस समय में हमें ये बहुत उपयोग में आता है। तो अग्रे या पुरतः, जिसके सामने, ऐसे। विद्यालयस्य अग्रे अथवा विद्यालयस्य पुरतः मम गृहम् अस्ति। विद्यालय के सामने मेरा घर है। ठीक है। राजमार्गस्य अग्रे मम गृहम् अस्ति। राजमार्ग के सामने मेरा घर है, ऐसे। उसके बाद है ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, और जिसके ऊपर बोलना है उसकी षष्ठी विभक्ति। अधः ऊपरी, ऐसे। वृक्षस्य उपरि वानरः कूर्दति। वृक्ष के ऊपर वानर कूर्दति मतलब उछल कूद कर रहा है, कूद रहा है। वृक्षस्य उपरि मयूरः तिष्ठति। वृक्ष के ऊपर मोर बैठा है। वृक्षस्य उपरि शुकः तिष्ठति। वृक्ष के ऊपर तोता बैठा है, ऐसे। ठीक है। जैसे हम हाथ के ऊपर पेन रखते हैं, अभी मेरा वीडियो तो ऑफ है, बट हाथ के ऊपर यदि हमने पेन रख दिया तो वाक्य कैसे बनेगा? हस्तस्य उपरि लेखनी अस्ति। हाथ के ऊपर लेखनी है। टेबल पर लैपटॉप है, कैसे बोलेंगे? उत्पीठिकायाः उपरि संगणकः अस्ति। उत्पीठिका के ऊपर मतलब टेबल के ऊपर क्या है? संगणक है। समझ में आ रहा है? घर के ऊपर कौवा बैठा है, कैसे बोलेंगे? सिंपल वाक्य, घर के ऊपर कौवा बैठा है। कौवे के लिए काक शब्द है। गृहस्य गृहस्य उपरि काकः काकः तिष्ठति। गृहस्य तिष्ठति। उपरि काकः तिष्ठति। हाँ, बरोबर है, छान। गृहस्य उपरि काकः तिष्ठति।
समजलाय? हो सर. ठीक आहे. चालेल. थांबूया तिथे. राहिलेले 4 उपपद षष्ठी विभक्तीचे आणि सप्तमी विभक्तीचे आपण उद्या घेऊयात. ओके सर. शुभरात्री सर्वेभ्यः. शुभरात्री. शुभरात्री आचार्य. शुभरात्री. शुभरात्री आचार्य.